एज अ पीए उनको मैंने ज्वाइन किया 2000। फ्री में करते हैं तो, लेकिन फ्री में है, लेकिन लोगों को उसका लाभ दिया नहीं जाता है। लोगों को काफी सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना। पहली मीटिंग के बाद पता नहीं चला कि ये सतीश कामले है, कोई भिखारी उनके दरवाजे पे आया है। उस तरीके से उनको, हमारे पास आईपीएफ फंड नहीं है, हम लोग आपको इसका लाभ नहीं दे पाएंगे। तो लोगों को ये दिक्कतें आ रही। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मानव जीवा भावत। जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ में है डॉक्टर सतीश कामरे सर। तो देखते हैं आज इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। बारे में बताइए, आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ हुआ है? देखिए, मैं वैसे बेसिकली पूना से ही बेस हूँ, पिंटू चिंचवड़ से। और मेरा जो जन्म हुआ है, तो मैं दापुड़ी करके हमारा एक गांव है पिंटू चिंचवड़ में, तो वहां पे मैं पला बड़ा हूँ। इस फील्ड में आने का रीजन क्या है आपका? जैसे मैं ससून हॉस्पिटल जाता था, डीवाई पाटिल हॉस्पिटल, आदित्य बिरला हॉस्पिटल में जाके लोगों को पूछता था कि आपकी कुछ तकलीफ है, आपको कोई मुख्यमंत्री सहायता निधि में एप्लीकेशन करना है, या आपको कोई हेल्प चाहिए, मेडिकली हेल्प, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसे लोगों को मैं उनके एप्लीकेशंस लेके खुद बॉम्बे चला जाता था, बिना किसी खर्चे के मैं उनको हेल्प करता था। फिर बाद में मैंने ये जो पॉलिसी है, जो हमारी महाराष्ट्र में हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो है, उसके ऊपर मैंने काफी इतना काफी स्टडी किया कि ये कैसे काम किया जाता है, इस योजना के ऊपर क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर उसके बाद फिर पता चला कि चैरिटी का भी एक माध्यम होता है, धर्मोदय आयुक्त के माध्यम से भी कोई हॉस्पिटल्स बड़े बड़े उपचार करता है और फ्री में करते हैं। तो लेकिन फ्री में है, लेकिन लोगों को उसका लाभ दिया नहीं जाता है। लोगों को काफी सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। मतलब हॉस्पिटल आपको, जैसे कि आप एक कोई भिखारी उनके दरवाजे पे आया है, उस तरीके से उनको, हमारे पास आईपीएफ फंड नहीं है, हम लोग आपको इसका लाभ नहीं दे पाएंगे। तो लोगों को ये दिक्कतें आ रही थी। मैंने जो देखा, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज में काम करते बिना, मतलब इस प्रोफेशन में नहीं था, फिर भी मैंने चैरिटी में मैं जाता था उस समय, लोगों को मिलना, वहां के जो भी कमिश्नर है उनसे बात करके लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता था। तो ये जर्नी जैसे शुरू हो चुकी थी, उसके बाद एक करीबन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 के आसपास किसी मेरे दोस्त के रेफरेंस से मैं एमएलए लक्ष्मण जगताप जो है, जो चिंचवड़ से विधायक थे, तो उनको मेरे बारे में किसी ने बताया कि ये ऐसा ऐसा एक बंदा है जो ये हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, और ये आपके लिए भी एक, लोगों के लिए दुआ बन सकते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए। तो मैंने एमएलए साहब से बात की और हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी मेरा सेक्टर हेल्थ नहीं है, बट मैं ऑलरेडी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हूँ जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। वो काम करके मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो फिर मैंने अपना काम करके शाम के समय उनके ऑफिस में जाता था, मैं लोगों को बुलाता था वहां पे कि आपके मैं मेडिकल के लिए जितने भी लोग हैं उनको अटेंड करता था। तो ये करते करते ये जो जर्नी शुरू हुई, तो इन द मीन टाइम उनको भी पता चलने लगा कि बहुत सारे लोगों के काम हो रहे हैं मेडिकल। ये कौन कर रहा है, उनको भी हमारी पहली मीटिंग के बाद पता नहीं चला कि ये सतीश कामले है कौन। तो फिर सेकंड टाइम मैंने काफी सारे ऑपरेशन कंप्लीट किए, तो लोग उनको आके बोलने लगे कि भाऊ आपके माध्यम से हमारे इतने बड़े काम हो रहे हैं। उन्होंने फिर किसी को पूछा, उनके पीए को, कि ये कौन है सतीश कामले, क्योंकि उनको पहली बार ही मिला था ना उस समय में। तो फिर हम लोग मिले, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ पर एक मेरे पीए करके आप मेरे से जुड़ जाइए, आपका मिशन काफी बड़ा है हेल्थ सेक्टर का, तो आप इस हेल्थ सेक्टर में मेरे साथ जुड़िएगा। फिर मैंने उनका एज अ पीए उनको मैंने ज्वाइन किया 2017 के एंड के आसपास, और वहां से फिर मेरी जो जर्नी थी हेल्थ सेक्टर की वो शुरू हुई। और वो काम करते करते 17, 18 इतने जो साल थे, लोगों के इतने बड़े काम हुए कि लोग मुझे उस माध्यम से फिर डॉक्टर कहना शुरू हो गया। मुझे लोग मेरे नाम से कम और डॉक्टर सतीश कामले के नाम से जानने लगे। सो मैं भी शॉक था कि मुझे लोग अभी डॉक्टर कहने लगे। मुझे मेडिकल का उस समय जो मेरी जो स्टडी थी, आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन, बट एक बात थी कि मुझे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जितने भी पूना के हॉस्पिटल से, मुंबई के हॉस्पिटल से, फिर मुंबई और भारत के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर भी मैं मेमोरियल स्लोन कैंसर सेंटर कनाडा, मतलब जो न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल कैंसर का, मैं उनके साथ भी कनेक्टेड बन चुका हूँ। मतलब इतने सालों में कि यहाँ के पेशेंट्स को मैं बाहर के लिए भी हेल्प करता हूँ कैंसर के बड़े बड़े उपचारों के लिए। तो ये जो जर्नी शुरू हुई है, तो ये एक माध्यम था कि
अपने घर पे ये चीजें हुई और उसके बाद ये मेरा जर्नी शुरू हुआ है। और उसी बीच फिर आई थिंक सो 2023 में हमारे जो भव्य विधायक जो थे उनका देहांत हुआ और इसी बीमारी की वजह से, कैंसर की जो बीमारी है, तो मिशन उनसे मिला, लोगों की हेल्प हो रही थी। फिर उसी बीच फिर मैंने अपना जो जर्नी है वो रुका, मैंने कहाँ पर भी नहीं रुकाया। फिर उसके बाद फिर मैं अभी आके जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो है हमारे श्री मुरलीधर अन्ना मोहर, उनके ऑफिस में फिर मैंने उनसे जब मैंने चर्चा की, बिकॉज वो मुझे काफी सालों से जानते थे, मतलब मैं नया नहीं हूं उनके लिए, मतलब मैं विधायक जी जो हमारे थे भाऊ, हमारे आमदार लक्ष्मण जगताप जी जो थे, उनके माध्यम से उनकी और मेरी पहचान काफी सालों से है। तो उनको मैंने एक प्रस्ताव दिया कि अन्ना हम लोग एक यहाँ पे एक मेडिकल का एक सेल ओपन करते हैं, जिसके माध्यम से हम काफी सारे शहर में, मतलब महाराष्ट्र में पूना जिला, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको हेल्प कर पाएंगे पूना में, क्योंकि मेरा जो अनुभव इस मेडिकल सेक्टर में है उसका बेनिफिट 100% लोगों को मिले। तो उन्होंने मेरा प्रस्ताव सुना और उन्होंने कहा इमीडिएटली इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे एक नाम हमने सजेस्ट किया, मुरलीधर अन्ना मोहर वैद्यकीय मदद कक्ष, जिसका एट प्रेजेंट मैं उसका कक्ष प्रमुख, आई एम द हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट राइट नाउ, जो मैं हैंडल कर रहा हूँ उनका कक्ष, जो कि मैं अभी शिवाजी नगर का हमारा हेड ऑफिस है। और उसके माध्यम से हम काफी सारे लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, और उसके बाद मतलब उसको परहेज जाके जहां पर स्कीम्स काम नहीं कर पाती है या लोगों को योजना जहां पे खत्म होती है, हमारे खुद के 36 CSR जो हमने इतने सालों से मैंने बना के रखे हुए सबके सबका है, वो हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, तो कैंसर के पेशेंट्स है जिनके जो उपचार के लिए आने वाला जो खर्चा है वो काफी बड़ा होता है, काफी सारे चैलेंजेस उस परिवार को उठाने पड़ते हैं। तो हम लोग उनका बिल कम करने के लिए सारे हॉस्पिटल्स में फोन करते हैं, फिर उनका एक 10-12 लाख रुपए का पेमेंट इकट्ठा करना है, तो उनको वो कैसे इकट्ठा किया जाए उनको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस मतलब ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल हेल्प, ये माध्यम से हम लोग उनको अभी लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये अभी कक्ष के माध्यम से। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इससे? देखिए कि मैं आपको जैसे कह रहा हूँ ना कि लोगों का रिस्पांस इस चीज को लेके काफी बड़ा है। अगर आप बाहर किसी को भी पूछेंगे कि ये हेल्पलाइन काम कर रही है या डॉक्टर सतीश कामले जो है ये काम किस तरीके से करते हैं, तो आपको कोई भी, मतलब मैं पूना ही नहीं कि अगर आप जैसे कि मैं पूना में आप किसी से भी कोई भी हॉस्पिटल हो या किसी जगह पे भी, तो जब कोई रेफर किया जाता है, किसी को मेडिकल की हेल्प की जरूरत आ जाती है, तो वो हर कोई मेरा नाम सजेस्ट करता है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि मैं तो एक जरिया हूँ, ऊपर वाला जो है वो सब चीजें वो करता है, लेकिन मैं 100% उस पेशेंट को हेल्प कैसे की जाए उसके लिए काम करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो कोई पक्ष से बिलोंग करता है क्या, कोई अलग अलग समाज से बिलोंग करता है। यहाँ पे कल्चर क्या है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो कहते हैं। तो जैसे मराठी में कहते हैं ना मानुषकी, पहिलं मानुषकी आणि त्यानंतर मग धर्म, ऐसा वो विषय है। तो इसीलिए पहली ह्यूमिलिटी है, कौन कहाँ से कॉल कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी जरूरत क्या है उसको समझते हुए मैं लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। इसी बीच में मतलब मैंने बात करते करते एक चीज रह गई कि ये जो मेरा जो जर्नी है काफी बड़ा जर्नी था हेल्थ सेक्टर में, तो मेरा ये जर्नी को किसी ने कंसिडर करते हुए मुझे दिल्ली से गांधी पीस फाउंडेशन से मुझे डॉक्टरेट की मुझे सम्मानित किया गया हुआ है। तो मुझे वहां से मतलब ये जो मेरा आरोग्य क्षेत्र में जो काम है वो भी मेरे पास एक डॉक्टरेट मिल गई। पहले तो लोग कहते थे डॉक्टर, लेकिन पूरा ये जो काम होने के बाद मुझे ऑलरेडी ऑन पेपर पे मेरे जो हेल्थ सेक्टर की जो जर्नी है उसको देखते हुए एक डॉक्टरेट की मुझे पदवी भी मिल चुकी है, मतलब इस चीज में। आपके अचीवमेंट्स और आपके वर्क क्या है? जैसे अभी ये करते करते तो मैंने अपने सिस्टर को प्रेरणा रख के काम किया है। हमने वो प्रेरणा सामने रखते हुए हमने एक फाउंडेशन की निर्माण किया है उस समय, जिसका नाम था सनराइज मेडिकल फाउंडेशन, जिसको मैंने, अगर आप देखेंगे तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है और उसके माध्यम से हम लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। किसी को फंड्स की जरूरत है तो फंडिंग भी करते हैं, या किसी को जो जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स के माध्यम से भी हेल्प कर रहे हैं। और कैंसर में बहुत बड़ा काम हमारा एट प्रेजेंट चल रहा है,
वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपने सनराइज फाउंडेशन जो ओपन किस माध्यम से आपने शुरू किया? देखिए कि सनराइज मेडिकल फाउंडेशन का जो जन्म है वो जब मेरी बहन सिस्टर जो है मेरी, उसको जब कैंसर हुआ, अभी वो इस दुनिया में है नहीं, तो उसका जो जन्म हुआ वो 2018 में हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं एक माध्यम को अपने सिस्टर को सामने रखते हुए इस फाउंडेशन को मैं जन्म दूंगा उसके नाम से। तो हमने सनराइज मेडिकल फाउंडेशन के नाम से ये एक एनजीओ को रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के बाद हमने काफी सारे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, इट्स नॉट दैट कि हम लोग पुणे में ही मदद हेल्प करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी सारे पेशेंट्स हैं उनको हेल्प मिले रिलेटेड टू दी कैंसर, कैंसर के बारे में अवेयरनेस और बढ़े, होने के पहले उसे कैसे रोका जाए, वो हमारा फाउंडेशन सबसे ज्यादा काम करता है। फिर मेरे फाउंडेशन ने काफी सारे महाराष्ट्र में कैंप्स किए हमने, मतलब जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, हॉस्पिटल्स पहुंच नहीं पाते, ऐसी जगह पे सनराइज मेडिकल फाउंडेशन ने जन जागृति अवेयरनेस के ऊपर महिलाओं से काफी सारे कैंसर के ऊपर हमने उनके टेस्ट किए, रिसर्च किए, और जो भी डिटेक्शंस हुए लोगों में उनको हमने हेल्प किया। फिर वो केंद्र शासन के माध्यम से था, स्टेट के माध्यम से जो मेडिकल की जो योजना है उनके माध्यम से किया, संस्था के माध्यम से किया, और वो जर्नी ऐसे करते करते मोर देन 25,000 कैंसर के पेशेंट्स को हम लोग अभी तक हेल्प दे चुके हैं 2018 से, मैं ये कह रहा हूँ 2018 से। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग फाउंडेशन को के माध्यम से अभी भी वही चल ही रहा है काम, हम लोग रुके नहीं है, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग कैंसर फ्री भारत करें, जहां पर हम लोग होने के पहले इस चीज को कैसे रोका जाए। क्योंकि एक महिला जब घर की एक माँ होती है, बेटी होती है ना, तो ये सब होने के पहले अगर हम लोग उस फैमिली को बचाएं, कि वो सबसे बड़ा पिलर होता है घर में। तो ये सब चीजों को अवेयरनेस के ऊपर कैसे प्लेटफॉर्म पे लाए, उसके लिए मैंने काम किया है, और फाउंडेशन सनराइज मेडिकल फाउंडेशन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी कर ही रहा है काम। तो हमने हमेशा लोगों को वो भी अपील की है कि किसी को जरूरत है तो आप हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग आपको कैंसर के लिए 100% आपको हेल्प करते हैं। ऐसा आपने इस काम को कैसे मेंटेन रखा है? सनराइज मेडिकल फाउंडेशन जो है हमारा, जैसे कि उसका जन्म जब हुआ है तो हमने आज तक कभी किसी से फंडिंग के लिए कभी किसी को कॉल नहीं किया। जैसे कि मेरे भाई साहब है, मेरी सिस्टर है, हम लोग, हमारा खुद का एक फंड है, जैसे मैंने कहा हमारा खुद का फंड हम लोग लेके इस फाउंडेशन को अभी तक रन कर पा रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं। और जब हमारा फंड्स के लिए जहां पर हम लोग देख रहे हैं तो माध्यम काफी अलग अलग है ना, जहां तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं वहां तक करते हैं। उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी अच्छी स्कीम्स बनी हुई है जो लोगों को हेल्प के लिए काम करती है। और उसके बाद ये 12 साल में मैंने अपने खुद के CSRs बनाए हुए हैं, मतलब मेरे कुछ कंपनीज के साथ इतने अच्छे टायर बन चुके हैं कि वो CSR के माध्यम से भी हम लोगों को अभी हेल्प कर पा रहे हैं। फाउंडेशन और CSR को मिला के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी अभी हेल्प हो रही है। आपके नए प्रोजेक्ट क्या है जिससे लोग और इंस्पायर हो सके? देखो, कोई तंबाकू खा रहा है या नहीं खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है नहीं पी रहा है, कोई महिला इतना मतलब कैंसर की जो केसेस राइज हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस सेंटर्स का सेटअप के लिए हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के साथ हमारा फाउंडेशन अभी बात कर रहा है। हमारा जो फाउंडेशन है वो इन सब सेक्टर्स में गवर्नमेंट के साथ बात करके हम लोग उनके माध्यम से जुड़ के लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेक्शन के पहले अवेयरनेस, एक तो हुआ कैंसर, सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट में काफी सारे केसेस राइज हो रहे हैं। किडनी डायलिसिस के लिए लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता है और ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और एक ट्रांसप्लांट 8 से 10 लाख रुपए तक जाता है। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में एक मिशन किडनी डायलिसिस सेंटर का हमारा एक मिशन करके है कि जिसके माध्यम से हम लोग फ्री डायलिसिस देने का एक हमारा एक उद्देश्य है। गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में डायलिसिस का एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई बिलिंग काउंटर नहीं होगा, जहां पर पेशेंट्स एंट्री करें और वो अपना नाम बताएं और उनको उपचार शुरू हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो या
MG PGY के जितने भी हॉस्पिटल, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में आती है। आपका करंट वर्क शेड्यूल कैसा है? जिनके साथ जुड़ा हूँ वो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी मिनिस्टर है, एविएशन मिनिस्टर है, श्री मुरलीधर मोहोल साहब, जिनके माध्यम से हमने वैद्यकीय मदद कक्ष शुरू किया है। तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो दिनचर्या है, रात भर में हमारा फोन शुरू रहता है, मतलब हमारा फोन बंद नहीं होता है। रात को कोई 12 बजे भी कॉल। फैमिली को कैसे ये करते हो, टाइम देते हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने ये, कि जैसे कि मैंने अपने आप को आरोग्य सेवा में अपने आप को समर्पित किया हुआ है, और मेरी फैमिली जानती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक ईश्वर कार्य है। तो वो मैं घर पे जाने के बाद भी उनको पता है, मेरा कंटिन्यू फोन बजता रहता है। मतलब मैं उनके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा फोन बज जाता है, मैं इमीडिएटली फोन लेता हूँ। बट वो कभी इसके बारे में मुझे कभी ये नहीं दिखाते कि वो कुछ आप हमें समय नहीं दे पा रहे या आप उसी फोन की वजह जुड़े हो। तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि एक हेल्थ का जब काम होता है तो काफी सारी इमरजेंसी कॉल आ गई, उनको पता है कि ये कॉल आया तो कुछ हेल्थ के रिलेटेड है। तो वो लोग परहेजली मेरे जब मैं बात कर रहा तो उनको पता है कि वो उठ के निकल जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि फोन आया है और आप फोन रखो, ऐसा नहीं होता। तो अभी उनको सब पता चल चुका है कि मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो उनको ये मेरे कार्य से बहुत आनंद मिलता है। तो 100% मैं फैमिली को भी समय दे पाता हूँ जहाँ पर दे सकता हूँ, और जहाँ पे कॉल्स होते हैं वो कॉल मैं पर्सनल अटेंड करता हूँ, और पर्सनल उनके जो भी तकलीफ समझता हूँ, और उनके जो भी बिलिंग के इश्यूज है या उनको जो भी हेल्प करनी है हेल्प करता हूँ। सर, मैं भी जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो हर किसी को मालूम हो और लोग। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई है। जैसे कि स्टेट्स में हम लोग रहते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, जिसके माध्यम से अभी इतनी सारी बीमारियों को, पहले 1360 बीमारियां थी। MG PGY और आयुष्मान भारत योजना है, जो लोगों में समझना बहुत जरूरी है कि ये जो योजना है वो किस तरीके से काम करती है और इसका बेनिफिट लोगों को किस तरीके से होगा। बताता हूँ कि पूना में मुकुल माधव फाउंडेशन है, अतुल फाउंडेशन है, सिद्धि विनायक है, शिरडी साई बाबा है, फिर टाटा मेमोरियल काम कर रहा है, महालक्ष्मी, मतलब ऐसे काफी सारे हैं लोग जो दानशूर लोग हैं, जो उस माध्यम से लोगों को अभी हेल्प कर रहे हैं। लोगों को अपनी प्रॉब्लम हेल्थ के बारे में दिक्कतें है जो आप तक पहुंचाने, वो किस तरह पहुंचाए? खुद की वेबसाइट है www.sunrisemedical.com करके हमारी एक वेबसाइट है। फिर हमारा एक माध्यम है, हमारा एक हेल्पलाइन है 7768003535। ये हमारा ऑल ओवर महाराष्ट्र का हेल्पलाइन नंबर है, जिसके माध्यम से हर कोई हमें इस नंबर पे फोन करके जो भी मेडिकल की फैसिलिटीज उनको चाहिए वो ले सकता है। कोई दूर से, ऐसे मान के चलिए कोई लातूर से है, कोई बीड़ से है, उनको हमें आने के लिए ट्रैवलिंग का डिस्टेंस है, तो हमने एक व्हाट्सएप इजी एक्सेस भी बनाया हुआ है मैंने, कि वहां पर वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमारा एक ऑनलाइन, वहां पे वेबसाइट पे एक फॉर्म मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, जो वो प्रिंट आउट निकाल सकता है, उसको भर के हमें PDF बना के हमारे सनराइज मेडिकल फाउंडेशन के हेल्पलाइन के नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। फिर उनको फिर बिलिंग का इश्यू है या उनको कोई फंडिंग की जरूरत है, वो 100% वी विल ट्राई टू गेट देम आउट, कि उनको वो हेल्प किस तरीके से पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू एंड शुक्रिया।